हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हमारी 6th क्लास की इतिहास का अध्याय 11 है, नई साम्राज्य और राज्य। उसके बाद क्या बताती है प्रशस्तियाँ। जो इसमें प्रशस्तियों का वर्णन है, दरअसल अरविंद गुप्तवंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हम लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबार की कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जिसे हमने पहले जो अध्याय हमने पढ़े हैं उसमें गौतमीपुत्र श्री जो सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में भी हमने पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया था। यहाँ पे जो प्रशस्तियाँ थी वो जो गुप्त वंश की प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की जो भूमिका है वो अदा करने जा रहा था, जो समुद्रगुप्त के बारे में एक लंबे अभिलेख से हमें पता चलता है। उसके दरबार में एक कवि हुए हैं हरिसेन द्वारा संस्कृत में एक कविता लिखी है। इसके करीब 1700 साल पहले लिखा गया यह अभिलेख था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। पहले हमने गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जो प्रशस्ति में पढ़ा है, उसके बाद गुप्त काल में इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है, जैसे कवि ने इसमें राजाओं की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं जो इसमें बताए गए हैं। प्रशस्ति में इसमें राजा और जो युद्धों को जीतने वाले राजा थे उनके बारे में इस प्रशस्ति में बताया गया है। इसमें राजाओं की भरपूर प्रशंसा की गई है कवियों के द्वारा, और ईश्वर के बारे में भी इसमें बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य भी दिए गए हैं जिसमें राजा की प्रशंसा में ही वर्णन किया गया है। अब है योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यहाँ पे एक राजा हुए हैं समुद्रगुप्त, उनके जो उनके बारे में बताया गया है। उनका शरीर कुठार, कुल्हाड़ियों से भरा, तलवारों और लोहे की गदाओं से निकले तीरों से अन्य सैकड़ों हथियारों से लगी घाव के दाग से भरे होने के कारण भी अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये कुछ सिक्के आपको दिख रहे हैं, कुछ बैंगनी और नीले रंग के भी यहाँ से हमें ये जो जो सिक्के हैं ये हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि इनमें कुछ चित्र भी उत्कीर्ण हैं। ये समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों के सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये वीणा बजा रहे हैं और ये बैठे हैं। ये एक मतलब जो सिक्के उस टाइम के थे वो पर उन पे उनके समुद्रगुप्त के ही गुणों का वर्णन है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दक्षिणापथ के एक शासक आते हैं, जिन्हें इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र में बिंदु के द्वारा भी दर्शाया गया है। आगे आप देखेंगे, इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति बाद में दे दी थी।
इसके बाद पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगाया गया है। इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के उपहार लाते थे, मतलब समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। इसके बाद ब्रह्म इलाकों के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया, संभवतः कुषाण शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। तो यहाँ पे जो समुद्रगुप्त की जो कुछ उपलब्धियाँ थी उनके बारे में हमें जानकारियाँ मिली हैं। उसके बाद ये आप मानचित्र में आप देख सकते हैं। मानचित्र में हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ा है कि जो ये जो राजधानियाँ थी इनके बारे में दर्शाया गया है। जैसे ये इसकी राजधानी थी, ये लाल रंगों से दर्शाई गई है। और इसमें कुछ मतलब जो आंतरिक राज्य थे वो आंतरिक राज्य इसमें दर्शाए गए हैं। ये यहाँ पे आर्यवत थे, पाटलिपुत्र, नालंदा, कन्नौज, प्रयाग, ये आर्यवत के लिए दर्शाया गया है। उसके बाद आप देखेंगे वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त की प्रतिमा जो पर पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता समुद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया था। यहाँ पे जो प्रशस्तियाँ है वो शासकों के जो पूर्वज हुए हैं उनके बारे में बताई गई है। जो समुद्रगुप्त के प्रतिपितामह यानी दादा हुए हैं, पितामह यानी पिता उनकी माता कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता समुद्रगुप्त वंश के शासक थे, उनके बारे में इसमें दर्शाया गया है। और जो महाराजा धीराज की जैसी उपाधि इन्होंने जो चंद्रगुप्त थे इन्होंने धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि धीरे धीरे इस जो ये वंश था इसका महत्व बढ़ता चला गया था। इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की जो जानकारी हमें मिलती है उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक जो हुए हैं उन्हें परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके जो उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में भी जानकारी हमें मिलती है। जो समुद्रगुप्त के उनके बाद के जो शासक हुए हैं जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय और अभिलेख जो इनके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है वो अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है। उसके बाद सैन्य अभियान में जो अंतिम शासक इन्होंने परास्त किया था वो एक शक शासक था। और जो इनके दरबार में विद्वान जो कवि रहते थे कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जो ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा विद्वान कवि रहे हैं। विद्वान बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ये समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहते थे। इसके बाद हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग जो हमने पहले हमने पढ़ा है इनके बारे में, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे हैं। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसके बाद एक हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र राजा जो गुप्त वंश के जो शासक हुए हैं ये हर्षवर्धन, और जो शासकों के बारे
जो शासकों के बारे में हमें उनकी जीवनी से ही पता चलता है कि उनका रहना कैसा था, उनकी नीतियाँ कैसी थी। जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने 1400 साल पहले शासन किया था, और जो बाणभट्ट थे वो बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वान कवि रहे हैं। वो हर्षवर्धन के जो हर्षवर्धन शासक हुए उन्हीं के दरबार में रहते थे, और इन्होंने ही संस्कृत में इनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। इसमें जो हर्षवर्धन की वंशावली थी राजा बनने तक का, इसमें सब कुछ वर्णन है। हर्षवर्धन राजा कैसे बने, उनका वंश कैसा था, उनमें सब कुछ इस हर्षचरित्र में इसका वर्णन है। इसके बाद जो चीनी यात्री आए थे श्वेतसांग, और आए थे ये, जैसे कि हमने इससे पहले अध्याय में भी हमने पढ़ा है, ये भी हर्ष के दरबार में ही रहे हैं। जो श्वेतसांग थे ये हर्ष के दरबार में रहे हैं, उन्होंने भी इसका विस्तार से वर्णन अपनी बुक में किया है। इसके बाद हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने उन्हें रोक दिया था। जो हर्ष थे वो अपने जो पुत्र थे जो हर्ष थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद ही यही थानेसर के राजा बने थे। इनके जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे, लेकिन बंगाल के शासक ने इन्हें मार दिया था। इसके बाद हर्ष ने कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया था और बंगाल पर भी आक्रमण इन्होंने बाद में किया। इसके बाद जो मगध तथा बंगाल को जीतकर इन्हें जितनी सफलता प्राप्त हुई इतनी सफलता इन्हें अन्य जगह जीतकर नहीं हुई थी। और जो नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर जब इन्होंने बढ़ने की कोशिश की थी, यानी जो ये आगे का क्षेत्र इन्होंने जीतने की कोशिश की, तो जो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन ने इन्हें रोक दिया था। इसके बाद जो यहाँ पे हम अब पल्लव चालुक्य पुलकेशिन की जो प्रशस्तियाँ है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला है, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। यहाँ पे पल्लव और चालुक्य हुए हैं वो दक्षिणी भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। पल्लव का जो राज्य था उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र की जो कावेरी नदी का डेल्टा था वहाँ तक फैली थी, जबकि जो चालुक्य का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में ही स्थित था। इसके बाद जो चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। यहाँ पे जो चालुक्यों की जो राजधानी ऐहोल थी यह एक प्रमुख व्यापार केंद्र था, मतलब उस समय का जो प्रमुख व्यापार केंद्र हुआ वो ऐहोल हुआ था चालुक्यों के अनुसार। इसके बाद धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, कई मंदिर यहाँ पे हुए। जो चालुक्य और पल्लव की जो सीमाएं थी इस पे अतिक्रमण ये लोग करते रहते थे, और ये जो ज़्यादातर जो निशाना बनाते थे ये राजधानियों को ही बनाते थे, क्योंकि जो राजधानियाँ थी वो अपने आप में एक समृद्ध शहर थी। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, उनके जो दरबारी कवि थे रविकीर्ति द्वारा एक रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि इसमें उनके पूर्वज खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में इन्होंने बताया है। और पुलकेश द्वितीय को जो राज्य मिला था वो उन्हें अपने चाचा से
प्राप्त हुआ था। उसके बाद जो रविकीर्ति के अनुसार जो पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद वह हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। जो रविकीर्ति ने बताया है कि समुद्र तटीय इलाकों में इन्होंने अनेक अभियान चलाए। जो हर्ष जो आगे की ओर बढ़ रहा था, उन्होंने इसे रोका। कवि का कहना है कि जो पराजय थी वो मतलब हर्ष जब आगे बढ़ रहा था तो पुलकेशी जो ये थे चालुक्य, इन्होंने रोका था। पुलकेशिन ने इन्हें पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था। तो इसके बाद जो कांचीपुरम की दीवार थी उसके पीछे पल्लव राजा को शरण लेनी पड़ी थी। उसके बाद चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी, क्योंकि लड़ाई दो वंशों को दुर्लभ बना दिया था इस लड़ाई ने। और जो पल्लवों और चालुक्य को अंततः जो राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे जो चालुक्य और पल्लव थे उनकी समाप्ति हो गई थी। इसके बाद इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इन राजाओं के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा जो भूमि कर था। जो पहले के राजा थे वो सबसे मतलब भूमि कर लेते थे, जो सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए होता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। धीरे धीरे नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए अनेक कदम उठाए। ये ज़्यादातर जो अपने कर वसूलते थे वो गाँव से वसूलते थे। सामाजिक, जो राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोग थे, इन्होंने बाद में समर्थन जुटाना इनका शुरू कर दिया था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवंशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। इसके बाद कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन एक महान महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय में भी मंत्री था। इसके बाद वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर, शहर के जो व्यापारी, सातवाही यानी व्यापारियों के काफिले का नेता थे। और प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग भी होते थे। तो यहाँ पे जो राजा थी उनकी जो नीतियाँ थी इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसके बाद एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। कुछ आवश्यक पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों की कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कई भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे जो राजा थे वो पुराने राजाओं की तरह ही हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही रखते थे। इसमें सेनानायक भी होते थे और आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक को सहायता मतलब जो सैनिक थे उनकी सहायता दिया करते थे। उसके बाद सेनानायक को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इन्हें भूमिदान यानी भूमि दी जाती थी। ये उससे कर वसूलते थे और इस कर से ही वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। इसके बाद ये इससे ही युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे और इन्हें सामंत, ये जो सेनानायक है इन्हें सामंत कहा गया है। और ये कहीं से भी शासक मतलब जो दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश भी ये लोग करते थे। इसके बाद दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं होती थी
पल्लव के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम जो व्यापारियों के लिए एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। यहाँ पे पल्लव के अभिलेख हुए हैं, यहाँ से हमें सभाओं के होने की चर्चाएं भी मिली है। ये लोग सभा करते थे। जो ब्राह्मण भूस्वामी का एक संगठन होता था, उसे सभा कहते थे। उसके बाद जो सिंचाई, खेतीबाड़ी काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का काम भी यही करती थी। और ग्राम सभा के होने की भी बात इसमें कही गई है। एक व्यापारियों का संगठन भी होता था। इनमें सभाओं, धनी, शक्तिशाली और भूस्वामी व्यापारियों का नियंत्रण इन सभाओं पर रहता था। और ये जो सभाएं थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा बाद तक अपने कार्य को आगे रखा था। उस जमाने में आम लोग कैसे थे? जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और अन्य स्रोतों से भी मिलती है। जैसे कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नाटकों में रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए देखा गया है, जबकि अन्य लोग, महिलाएं, प्राकृत बोलते दिखे गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के राज कर्मचारियों की दुर्व्यवहार की बात की गई है। यहाँ पे उस समय के जो आम लोग थे वो कैसे रहते थे, उनकी जो भाषा थी वो इनसे अलग थी, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जो ब्राह्मण थे और ये संस्कृत भाषा का प्रयोग बोलने के लिए करते थे। लेकिन जो आम लोग थे वो बोलने के लिए अपनी प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। इसके बाद ये एक कहानी आपको दिखाई गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीनी यात्री, जैसे हमने अभी पढ़ा था, चीनी यात्री आए थे फाशियान। उन लोगों की दुर्गति पर भी इनका ध्यान गया था, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हीं शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी भी प्रकार की संपर्क से बचाते थे। यहाँ पे जो छुआछूत है उसको प्रदर्शित किया है जो चीनी यात्री थे फाशियान ने। कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर और शहर के बाहर जो हम कह सकते हैं कि जलाशय होते थे, उनके किनारे पर रहा करते थे। और जो बड़े लोग थे वो इनसे छुआछूत करते थे। और जब इन्हें कभी बाजार में आना होता था तो ये अपने आने का जो संकेत है वो पहले ही दे दिया करते थे। और जो बड़े लोग थे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो इनसे छुआछूत करते थे, शक्तिशाली लोग थे, ऊंचे लोग थे, वो पहले ही वहाँ से मतलब दूर हो जाया करते थे। इसके बाद यहाँ पे जो राजा की सेना थी उसके बारे में इसमें वर्णन है। उनकी सेना कैसी थी उसके बारे में बताया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात एक बड़ा केंद्र था। जो अरब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो अरब व्यापारी है वो नाविकों के द्वारा भारत में आए थे। समुद्र को व्यापार बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका इन्होंने दी थी। ये बेदुइन थे और घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये घुमक्कड़ का मतलब होता है ये एक दूसरे से दूसरी जगह जाते रहते थे। ये ऊँटों पर आश्रित होते थे और एक ऐसा मजबूत जानवर जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रहता था। ये ऊँटों पर आश्रित रहते थे, जो मतलब जहाँ पे रहते थे अरब एक मरुभूमि है, मतलब एक हम कह सकते हैं मरुस्थल है, तो वहाँ पे ऊँट का प्रयोग
ज़्यादा होता था। इसके बाद लगभग 200 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का भी अंश दिया गया था। उसके बाद मुसलमान स्त्री और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले, स्त्री और पुरुषों के लिए भक्त, स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्ची, स्त्री और पुरुषों के लिए धैर्यवान, स्थिर मन के, स्त्री और पुरुषों के लिए दान देने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले, स्त्री और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले। अल्लाह ने इन सब के लिए अक्षमा और पुरस्कार रखा है। यहाँ पे इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बातें कही गई है, जैसे कि उपवास रखने वाले के बारे में, धैर्यवान रहने वाले, धैर्यवान रखने के बारे में, या मन को स्थिर रखने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान यह बाद में इस्लाम धर्म फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ नए धर्म को भी वे लोग ले आए थे। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के जो पाकिस्तान है, उनको सबसे पहले जीता था। तो इसमें हमें जो ये है, इसमें हमें इस्लाम के बारे में बताया गया, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे अरब यात्री भारत आए थे, कैसे उन्होंने जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वो जीता था। इसके बाद यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द दिए हैं: प्रशस्ति, आर्यवर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवंशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम। यही उपयोगी शब्द हमने इस अध्याय में पढ़े हैं। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी और हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले आया था। उम्मीद है आपको ये अध्याय समझ आया होगा। कुछ महत्वपूर्ण इसमें बातें थी वो आपने अच्छे से समझी होगी। थैंक यू सो मच।